हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +1 की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड्स को स्टार्ट करने से पहले हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो फिज़िक्स क्या होती है? तो फिज़िक्स क्या होती है? हमारी दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, कि जो हमारे नेचर के अंदर वेरियस फोर्स एग्जिस्ट करती है उसकी साइंटिफिक स्टडी, उसे कहा जाता है फिजिक्स। तो नेचुरल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे लाइट की स्टडी होगी हमारी, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा। तो इन सब फोर्सेस की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी फर्स्ट फोर्स स्टडी करेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्सेज होती है जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगा रहा है, वो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जो हमारी अर्थ है, अर्थ हमारे ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्ट है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन अगर डिस्कस करें तो क्या होगी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। तो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। ठीक है, तो उनके मासेज की वजह से, कि उनके मास क्या होंगे, कितना ज़्यादा वेट होएगा, उस हिसाब से फोर्स वेरी करेगी। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है, और हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से। जो अर्थ जो हमारा अर्थ है, वो जो फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे कहा जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो अर्थ लगाएगा उसे कहा जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वैसे नॉर्मल फोर्स हमारी ग्रेविटेशन लॉ से हम निकाल सकेंगे, जो हम आगे आने वाले यूनिट्स में स्टडी करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है उसका यूज हम जो स्टार्स के एवोल्यूशन में, गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में और गैलेक्सी क्लस्टर्स में स्टडी कर सकते हैं। इनके मतलब इनकी फॉर्मेशन में और इनके एवोल्यूशन में इसका काफ़ी यूज होता है। तो हमारी नेक्स्ट फोर्सेज क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे हमने अभी स्टडी किया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज है वो ऑब्जेक्ट्स के मासेज की वजह से होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो किन्हीं दो चार्जेज के बीच में होती है। तो वहाँ तो मासेज के बीच में थी, यहाँ पर चार्जेज के बीच में होगी। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो क्या होगी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगी उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। मान लेते हैं कि चार्ज रेस्ट पे है, तो व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट, तो जो इन दोनों किसी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट होएगी, वो जिस लॉ से कैलकुलेट होएगी उसे कहा जाएगा कूलम लॉ। उसको हम +2 क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो कूलम लॉ को +2 क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें कोई दो चार्जेज होंगे, उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे और उन दोनों चार्जेज के बीच में नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय कूलम लॉ। जो कूलम लॉ से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी की थी वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि मासेस कभी नेगेटिव नहीं होते। और जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टडी कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, क्योंकि चार्जेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्ज, तो मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। और रिपल्सिव फॉर लाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, उनके लिए रिपल्सिव होएगी। चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक इफेक्ट। जब चार्ज को जैसे रेस्ट में, जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जब मोशन में होता है तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग जाती है। तो जब मोशन में होंगे तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स उनके ऊपर लगेगी। ठीक है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो लार्ज डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती थी, और उसी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है। मान लीजिए कि चार्जेस काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करे हो, तो उनके बीच में भी फोर्स लग सकती है। ठीक है, तो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस और डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इट इज़ एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है किसी दो प्रोटॉन के बीच में, वो 10 की पावर 36 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम एट एनी सेम फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये 10 की पावर 36 टाइम्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटी जो अर्थ की वजह से हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो जो क्योंकि जो हमारी जो ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसमें से मास का यूज होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में चार्ज का यूज होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फोर्स स्टडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है, तो हमें पता है कि हमारा मान लीजिए ये हमारा सेल हो गया, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखता है उस फोर्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टडी करें तो ये क्या है हमारी कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। देखो जैसे कि अगर प्रोटॉन उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, तो अगर रिपल्सन ज़्यादा बढ़ गया तो उसके कारण जो न्यूक्लियस हमारा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस करके जो फोर्स उसको बाइंड करती है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके कारण वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल नहीं होने देती। तो न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन। जो प्रोटॉन के बीच में आपस में जो रिपल्सन होएगा उसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको अनस्टेबल नहीं होने देती। जो अगर हम अगली लाइन पढ़ें तो द अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल। जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी कम होती है। जो हमने अभी स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10 की पावर 36 टाइम्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी छोटी फोर्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकती। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज अबाउट 100 टाइम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि जितनी भी फोर्सेस हमारी नेचर के अंदर प्रेजेंट है उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से तो 10 की पावर 36 टाइम थी, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, वो इक्वली एक्ट करती है बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कि मान लीजिए कोई फोर्स लग गया प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में, तो ये सब फोर्सेज इक्वल होंगी, तो ये चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है। इसकी रेंज काफ़ी स्मॉल होती है क्योंकि देखो न्यूक्लियस काफ़ी स्मॉल होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी रेंज काफ़ी स्मॉल होती है। इसकी रेंज एक तरह से हमारा जो न्यूक्लियर रेडियस होता है 10 की पावर -15 मीटर उसकी रेंज की होती है। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके कारण ही न्यूक्लियर स्टेबल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मतलब एक्सपीरियंस नहीं करता, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर लगती है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। अब हमारी नेक्स्ट फोर्स हम स्टडी करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी हमने स्टडी किया, सबसे पहले हमने स्टडी किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो वो किस केस में होती है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारी न्यूक्लियर प्रोसेसेस के केस में होती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन
न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि एक बीटा डीके होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस के केस में वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो इन बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, तो जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, और एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो एक अनचार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है जब बीटा डीके होता है न्यूक्लियस का। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी भी वीक नहीं होती। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो सबसे स्मॉल तो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद हमारी आ गई वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद हमारी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद हमारी आ गई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक है, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो इसकी रेंज है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वो भी काफ़ी स्मॉल होती है, वो 10⁻⁻16 मीटर के ऑर्डर की होती है। यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर था 10⁻⁻15, इससे भी स्मॉल ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। तो थैंक यू, चलो थैंक यू, तुमको हो गया।